आज तक लापरवाही करते आए हो तो ये जो क्वेश्चनों की जो सीरीज है इसको ज्वाइन कर लो, आपका रिजल्ट बदल कर रख देगी, ये मेरी पूरी गारंटी है। इसी के साथ अपन आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बेटा अपन एक क्वेश्चन जो अपने से कल की क्लास में छूट गया था उसको सबसे पहले अपन कवर करते हैं। उसके बाद में आज के नेक्स्ट 10 क्वेश्चनों की बात अपन जस्ट करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कल की क्लास में अपने से एक क्वेश्चन छूट गया था बेटा, तो वो क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो अपने को इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा कथन क्या है असत्य। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे 3 कथन सत्य होंगे, जो गलत कथन है उसको अपने को क्या करना है, पहचानना है। तो सबसे पहला जो कथन है कि जो आनुवंशिकी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये कथन सत्य है क्या? मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन में बता देंगे कि ये कथन क्या है, सत्य। लेकिन बेटा ये कथन क्या है, असत्य। क्यों है? क्योंकि आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रेगर जॉन मेंडल ने नहीं किया था। तो किसने किया था? तो बेटा वो किया था बेटसन ने। किसने किया था? बेटसन ने। किसने किया था? बेटसन। याद रखना, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पड़ गया तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे कि आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो किसने किया था बेटा? बेटसन ने। अब यहां ग्रेगर जॉन मेंडल आया है तो इसके बारे में 2-3 बातें अपने को याद रखनी है। सबसे पहला जो इसका जीवन काल था वो कितना था बेटा? 1822 से 1884। कहने का मतलब वो 1822 में तो जन्म लिया, 1884 में क्या हो गया, खत्म हो गया। ये बात भी ध्यान रखनी है क्योंकि इस चैप्टर से एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल की जीवनी भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी बेटा वो कहां से हुई? गिरजाघर में। कहां से हुई? गिरजाघर से। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ग्रेगर जॉन मेंडल था, इसने जो प्रयोग किए थे वो किसके ऊपर किए थे? तो आपको पता होना चाहिए कि वो किए थे बेटा इसने मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर। तो ये 3 बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। इसने क्या कर लिया था? आनुवंशिकी का जनक भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, आनुवंशिकी का जनक। अगर आपको आनुवंशिकी का जनक पूछे तब तो उत्तर क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर आपसे पूछा जाए कि आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो क्या बताओगे बेटा? बेटसन ने। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल की जीवनी भी आपके सामने हो गई। तो मेरे को यहां से दिख तो गया एक चीज, क्या कि ये जो कथन है ए वाला वही क्या होना चाहिए, मेरा उत्तर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटसन ने किया था, मेंडल ने थोड़ी नहीं किया था, और अपने को असत्य कथन ही इसमें पूछा गया था। अब मैं बात कर लेता हूं, जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं बेटा वो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो देखो, अपना लिंग बदल सकता है तो वो प्राणी कौन सा है, वो जीव कौन सा है? तो याद रखना, गोंगा जो होता है वो अपना लिंग क्या कर सकता है? बदल सकता है। जबकि बहुत से सरीसृप भी होते हैं जो इनका लिंग निर्धारण जो होता है बेटा वो ताप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। एक्स की तुलना में वाई छोटा गुणसूत्र है, तो गुणसूत्रों की डिटेल से अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको यह ध्यान रखना जो गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई जो आपने पढ़ा है, तो एक्स बड़ा होता है और वाई क्या होता है? छोटा। इसका मतलब ये कथन भी अपना क्या है? सत्य। ये कथन भी क्या था? सत्य। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है कि गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण किनके द्वारा होता है बेटा? जीन के द्वारा। किनके द्वारा होता है? जीन। लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे होना चाहिए, है ना। तो याद रखना, जीन की अगर आपको परिभाषा पूछ ले तो क्या लिखोगे कि गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता, किसके द्वारा होता है बेटा? जीन के द्वारा होता है। आई बात समझ में। अब कैसे होता है, कैसे नहीं होता, ये जीन कहां होता है, ये पॉइंट आप याद रखोगे कि ये जो जीन होते हैं बेटा वो कहां पाए जाते हैं? डीएनए के अंदर होते हैं। अब आपसे डीएनए की फुल फॉर्म पूछ ले कि बताओ भाई डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या होती है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कल अपन से क्वेश्चन छूट गया था उसकी कहानी है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेना। तो बेटा टोटल अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है कि जो आहार नाल होती है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? आहार नाल की। तो ध्यान रखना, जो ये आहार नाल होती है ये बेटा कहां से कहां तक होती है? तो ये होती है मुख। मुख का मतलब तो जानते हो ना, मुंह से गुदा द्वार तक। कहां से होती है ये आहार नाल? मुख से स्टार्ट होती है
और गुदाद्वार तक ये होती है। तो आपको पूछ ले कि आहार नाल कहां से कहां तक होती है, तो क्या बताओगे? मुख से गुदाद्वार तक। अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो बेटा जी, जो सबसे लंबा जो भाग है वो होता है बेटा शुद्धांत्र। कौन सा होता है? शुद्धांत्र। और इस शुद्धांत्र को बोलते हैं अपन छोटी आंत। क्या बोलते हैं? नाम इसका छोटा है, लेकिन जो ये पूरी आहार नाल होगी ना, उसका ये सबसे बड़ा भाग है। कौन? छोटी आंत। इसको क्या बोलते हैं बेटा? शुद्धांत। अगर आपसे इस छोटी आंत की लंबाई पूछ ले तो बेटा इसका ध्यान रखना आप, इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग होती है 6.5 मीटर से 7 मीटर, या फिर मैं बोल सकता हूं लगभग कितनी हो जाएगी बेटा? ये 20 से 22 मीटर। ये ध्यान रखना। बाकी आपके एनसीईआरटी के में तो ये दे नहीं रखा, लेकिन आपको फिर भी ये ध्यान है रखनी है। ये हो गई छोटी आंत की बात। अब इस शुद्धांत्र के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है ध्यान रखना। इसके अंदर बेटा जो आपका पचा हुआ भोजन है, कौन सा? पाचित भोजन। जो भोजन पच जाता है, कौन सा भोजन? पाचित भोजन। उसके अलावा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गई, वसा हो गई, प्रोटीन हो गई, कि पाचन का पूर्ण स्थल है। कौन? शुद्धांत्र। पाचन का पूर्ण स्थल है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें मैंने बताई है जो आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा ये शुद्धांत्र की बातें थी कि जो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो कौन सा होता है? शुद्धांत्र। और वो बेटा कौन सी होती है? छोटी आंत को ही क्या कहते हैं? शुद्धांत्र। नाम छोटी आंत है, लेकिन ये आहार नाल का क्या है? सबसे लंबा भाग। आई बात समझ में? यहां तक ये शुद्धांत्र क्या होती है? इसमें एक तो पचित भोजन, जो भोजन पच जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होती है, वसा होती है, प्रोटीन होती है, कि पाचन का क्या है? ये पूर्ण स्थल। आपसे पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन का पूर्ण स्थल कौन सा है, तो कौन सा होता है बेटा? वो भी शुद्धांत्र, छोटी आंत। अब सुनना, जो काम की बात है, भाग होता है भाग। कौन? भाग। भाग। अब इनकी जो शुद्धांत्र होती है, जो छोटी आंत होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है? कम होती है। क्या होती है बेटा? कम। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जानवर क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, और मांस का पाचन आसानी से हो जाता है। जबकि जो घास खाते हैं तो घास में सेल्यूलोज पाया जाता है। आपको पता है क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। क्या पाया जाता है घास में? सेल्यूलोज। अब ये घास में सेल्यूलोज पाया जाएगा तो बेटा इसका पाचन आसानी से नहीं होता। इसलिए जो छोटी आंत होती है वो क्या चाहिए होती है? इनमें लंबी। लेकिन भाग जैसे जंतुओं में जो मांस खाते हैं उनमें छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? कम होती है। आई बात समझ में? ये थी शुद्धांत्र के कारण। तो अपने को क्वेश्चन पूछा था आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो बेटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए फॉर ऐश्वर्या राय अपने इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। आई बात कहानी यहां तक क्लियर है? अब देखो ये वृद्धांतर क्या होता है। तो जो अपचित भोजन होता है, कौन सा? अपचित भोजन, वो कहां बेच दिया जाता है? इसके अंदर। तो इसमें कौन सा भोजन हो जाएगा बेटा? अपचित भोजन। ठीक है, अपचित भोजन। फिर ये अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा गुदा के द्वारा क्या कर दिया जाता है? त्याग दिया जाता है। ठीक है। ग्रसिका जो होती है, ग्रसिका क्या होती है? जो भोजन होता है, कौन? भोजन। भोजन को ये क्या करती है बेटा? मुंह से आमाशय तक पहुंचाती है। कहां से? मुंह से कहां तक है? आमाशय तक। तो आपसे पूछ ले कि भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाने वाले भाग का नाम क्या है, तो आप बोलोगे इसका नाम क्या है बेटा? ग्रसिका। इसको बोलते हैं ईसोफेगस। आई बात समझ में? आमाशय सब लोग जानते ही हो। अब आमाशय बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैं इसका व्यू दूं तो आप लोग याद रखोगे कि जो आमाशय होता है उसमें जठर ग्रंथियां होती है। अब वो जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करती है? स्त्रावित करती है। अब उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बेटा एक तो जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, कौन सा? पेप्सिन। और श्लेष्मा का ये क्या करती है? श्रावण करती है। ये बहुत लंबी चौड़ी बात है जिसका डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे। आगे बात समझ में? तो ये थी आहार नाल के मुख्य जो भाग थे उनका डिस्कशन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ध्यान रखना बेटा, लार। सबसे पहले मैं इस लार की ही बात कर लूं तो ये जो लार निकलती है वो निकलती है बेटा लाला ग्रंथि से। कहां से निकलती है? लाला ग्रंथि। ठीक है, लाला ग्रंथि से निकलती है। अब इसमें एंजाइम कौन सा पाया जाता है? तो बेटा लार के अंदर जो एंजाइम पाया जाएगा वो पाया जाएगा लाइपेज। कौन सा एंजाइम है? लाइपेज। बोर्ड के नजरिए से बेहद इंपॉर्टेंट है। लाइपेज बोल दे। इसको बोल सकते हैं बेटा लार एमिलेस, या इसका आपको इंग्लिश वर्ड भी देखने को मिल सकता है
और वो होता है बेटा टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। तो ध्यान रखना, तीनों में से कोई सा भी नाम आपको दिख सकता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? लार कहां से निकलती है? लाला ग्रंथि से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइपेज बोल दो, लार एमिलेस बोल दो, या फिर बेटा क्या बोल दो? टाइलिन। आगे बात समझ में? तो अपना कौन सा जवाब हो जाएगा इसमें? लार एमिलेस दिख रहा है क्या? ये रहा। F4 एस्पिरेट है, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा? जवाब है हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन को मैं पहले ऑलरेडी करवा चुका हूं कि जो ये ट्रिप्सिन है, ये जो एंजाइम है, ये बेटा निकलता है कौन से? अग्नाशय से। कल के ही क्वेश्चनों के अंदर मैंने इसकी बात की थी। ये कहां से निकलता है? अग्नाशय से। और अग्नाशय द्वारा इस तरह हार्मोन भी बताया था, कल मैंने बताया था क्या? इंसुलिन हार्मोन। किस किस को याद है? आई बात समझ में? उसके बाद में मैं बेटा बात करूं पेप्सिन। किसकी बात करूं? पेप्सिन। अब ये पेप्सिन कहां से निकलता है? सबसे पहले आप याद रखना, जो ये पेप्सिन है वो कौन है? प्रोटीन पाचक एंजाइम। मतलब प्रोटीन का क्या करता है? ये पाचन करता है। अब ये किससे निकलता है? अभी जस्ट मैं आमाशय की बात कर रहा था, तब मैंने ये लाइन बोली भी थी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है, जठर ग्रंथियां, कौन? ये जो जठर ग्रंथियों से निकलता है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या स्त्रावित करता है बेटा? पेप्सिन, जो प्रोटीन पाचक क्या होता है? एंजाइम में होता है। आई बात समझ में? वैसे ये ध्यान रखना, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, HCl इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये जब आप स्टैंडर्ड लेवल पे जाओगे तब इसकी बेसिक जानकारी, मतलब जो डिटेल में जानकारी है वो आपको पता चल जाएगी। अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही इसको याद रखना। उसके बाद में ये अपने ऑप्शन थे, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये थी क्वेश्चन नंबर 12 की कहानी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑलरेडी ये क्वेश्चन में पहले क्वेश्चनों में एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं कि परागकोश, बताया था क्या? परागकोश में बेटा क्या पाए जाते हैं? परागकण। बोलो, बताया था नहीं बताया? कल के लेक्चर में परागकोशों में क्या पाए जाते हैं? परागकण। अब परागकोश और तंतु, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो याद करो बेटा, जो कल मैंने पुष्प का जो नर भाग बताया था, पुंकेसर, बताया था क्या वहां पे कि पुंकेसर किस किस से मिलकर बनता है? एक तो आता है इसके अंदर परागकोश, और बेटा एक कौन आता है इसके अंदर? तंतु। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं? पुंकेसर का। तो परागकोश और तंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पुंकेसर का। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? B4 बेबी। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब है हो जाएगा। अब जब पुंकेसर की बात आई तो पुष्प का मादा जननांग भाग भी बताया था क्या? स्त्री केसर। और स्त्री केसर किस किस से बताया था मैंने? वर्तिकाग्र, वर्तिका और बेटा अंडाशय। ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। परागकण की मैं बात करूं तो परागकण कहां होते हैं बेटा? पराग कोशों के अंतर्गत या अंदर। आई बात समझ में? ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 कि पादप में कोशिका विभाजन किस हार्मोन के कारण होता है? कोशिका विभाजन का मतलब है कि जो पेड़ से कुछ भी चीज अलग हो रही है, उसका कारण कौन सा हार्मोन है? तो बेटा जो इसका जो कोशिका विभाजन का जो हार्मोन है वो कौन सा है बेटा? साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन। रह जाएगी बात याद? रह जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है। सबसे ज्यादा ये कहां पाया जाता है बेटा? फलों और बीजों में। फलों और बीजों में। इसकी जो सांद्रता होती है वो क्या होती है? अत्यधिक। ये बात भी आपको क्या रखनी है बेटा? याद है? ठीक है। तो साइटोकाइनिन हार्मोन मोस्टली कहां पाया जाएगा? फलों और बीजों में। क्यों? क्योंकि यही वो पार्ट है जो पेड़ से क्या होते हैं? अलग है होते हैं। ठीक है, यहां तक कहानी आई समझ में? तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? C4 कैटना के। इस क्वेश्चन का उत्तर है हो जाएगा। अब देखो मैं बात करूं कि चारों के चारों ही क्या है? पादप हार्मोन है। बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा पादप हार्मोन है या कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो चारों का नाम आपको याद रखना है। ऑक्सिन हार्मोन क्या काम में आता है बेटा? ऑक्सिन करता है पादप में वृद्धि, या पादप की जो कोशिकाएं होती है या पादप के अंग बोल दो एक तरीके से। तो पादप में जो वृद्धि का जो कारण होता है, जो पेड़ वृद्धि करता है, उसका कारण कौन है बेटा? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, कल के क्वेश्चन में भी मैंने इसका थोड़ा बहुत जिक्र किया था। जिबेरेलिन की मैं बात करूं तो बेटा ये करता है जो पादप का जो तना होता है। तो अगर आपको पूछ ले कि तने में जो वृद्धि होती है उसका कारण कौन सा हार्मोन है? जिबेरेलिन। आगे बात समझ में? अब ये एब्सिलिक अम्ल क्या है? तो बेटा जैसे ये वृद्धि कर रहा है पादप में कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन। तो ये इसका अपोजिट है, ये वृद्धि का क्या करता है? संदमन। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। वृद्धि का क्या करता है बेटा? संदमन करता है। संदमन का मतलब वृद्धि को क्या करता है? ये रोकता है। अब जो इसका जो मोस्ट
इफेक्ट है, जो इसका प्रभाव है, वो क्या है? पत्तियों का जो मुरझाना है ना, मुरझाना, क्या? पत्तियों का मुरझाना, वो किसके प्रभाव पर सम्मिलित है बेटा? तो ये किसके ऊपर है? एब्सिसिक अम्ल के ऊपर। आगे बात समझ में? आपसे पूछ ले कि पत्तियों का मुरझाना किस प्रभाव के अंतर्गत है, तो क्या बताओगे? एब्सिलिक अम्ल। एब्सिलिक अम्ल का कार्य क्या होता है? वृद्धि का क्या करना? संदमन करना। किसके अंदर वृद्धि? पादप के, क्योंकि ये चारों के चारों कौन से हार्मोन है बेटा? पादप हार्मोन। कल अपने एक बात पढ़ी थी पीयूष ग्रंथि की, जो वृद्धि हार्मोन था मानव के अंदर, तो याद रखना। तो वैसे ही पादप में वृद्धि का हार्मोन कौन सा है बेटा? ऑक्सीन है। ठीक है, यहां तक। कौन सी श्रृंखला तालाब में आहार श्रृंखला को बताती है? तालाब के अंदर बतानी है मेरे को क्या? आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला जानते हो ना? एक जीव ऊर्जा के लिए दूसरे जीव को खाता है, फिर दूसरे जीव को तीसरा जीव खाएगा, इस प्रकार जीवों की क्या बन जाती है? एक श्रृंखला बन जाती है। इसको ही क्या बोलते हैं बेटा? अपन आहार श्रृंखला बोलते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुन लेना कान खोल के। यहां किसी एक को वो गायब करके भी क्वेश्चन बना सकता है, कैसे भी पूछो, आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन दिख सकता है। आई बात समझ में? तो मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूं बेटा, किसके अंदर? तालाब के अंदर। अब आपको पता है कि तालाब के अंदर छोटे छोटे जलीय पेड़, छोटे छोटे पेड़ उगते हैं क्या? तो मैं लिख दूं सबसे पहले क्या? जलीय पादप। जलीय पादप। अब जो जलीय पादप उगे हैं, उनको बेटा कौन खाएगा? जो पानी के अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीव है, जैसे केकड़े हो गए, ये खाएंगे। फिर इन केकड़ों को कौन खा जाएगा बेटा? इनको मछली खा जाएगी। अब मछली को देखो, बगुला भी खा सकता है, मनुष्य भी खा सकता है। आई बात समझ में? तो अपन किसका ले ले? बगुले का। अब अपने को तो ऑप्शन काटना है। मेरे अकॉर्डिंग बनाऊं तो यहाँ बगुले की जगह मानव भी तो रख सकता हूं, क्योंकि मछली को मनुष्य भी तो खाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि बगुला ही खाएगा मछली को, लेकिन अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो, तालाब में पेड़ है, पेड़ को हिरण कहां से आ गया भाई? नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। जलीय पादप है, उसको केकड़ा खा रहा है, केकड़े को मछली खा रही है, मछली को कौन खा रहा है? बगुला। तो इसका मतलब क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं कि बिफोर बेबी, इस क्वेश्चन का क्या हो गई? उत्तर हो गई। तो बेटा ये जो श्रृंखला है वो किसके अंतर्गत है? तालाब के अंदर। आप देखोगे कि ये क्रम तो यहां भी दिख रहा है, लेकिन यहां ढंग से देखो, क्या बगुले को मछली खाती है क्या? नहीं। इसका मतलब ये सेंटेंस तो पूरा ही क्या है? पूरी श्रृंखला क्या है? खराब है। अब यहां से 3 श्रृंखलाएं और लिखी है मैंने, इनका भी ध्यान रखना। जैसे ये तालाब में श्रृंखला थी ना, वैसे देखो पेड़ को हिरण, हिरण को कौन खा गया? शेर। तो बेटा ये श्रृंखला किसकी है? वन के अंदर आहार श्रृंखला। अगर वन में आहार श्रृंखला पूछ ले तो इसको चिपका देना। पेड़ है, पेड़ को हिरण खा गया, हिरण को कौन खा गया? शेर। हो सकता है पेड़ को बकरी खा जाए, बकरी को हिरण खा जाए, हिरण को कौन खा जाए? शेर खा जाए। डाउट 1% भी नहीं होना चाहिए। और जिन बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत है, पूरा लेक्चर मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, 4 वीडियो इस क्लास की मैंने बनाई है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अब देखो, ये जो श्रृंखला है, तो बेटा ये किसके अंतर्गत है? ये घास, घास को कीट, कीट को मेंढक, मेंढक को सर्प, और सर्प को कौन खा रहा है? बाज। तो बेटा ये है घास के मैदान में आहार श्रृंखला। किसके मैदान में? घास के मैदान में आहार श्रृंखला। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे, आप इसको हल कर पाओगे। और ये मैंने बता ही चुका, ये किसके अंदर है बेटा? तालाब में आहार श्रृंखला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थम्स अप कर देना, वीडियो को लाइक, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो दबा के, और नए हो तो अपने यूट्यूब चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर देना। कि निम्न में से कौन सा जैव घटक है? अब देखो, 2 कहानियां चलेगी जैव घटक की। अब जैव घटक का मतलब सीधा सा मैं ये बोल दूं कि जिनमें जीवन पाया जाता है। अब जीवन बेटा किस किस में पाया जाएगा? तुम्हारे को पता है, पेड़ पौधे हो गए। कौन हो गए? पेड़ पौधे हो गए। जीव जंतु हो गए। कौन हो गए? जीव जंतु। ये सब बेटा किस कैटेगरी में आते हैं? जैव घटक में। अब जैसे मैंने जैव घटक का बताया, वैसे मैं किसका बता देता हूं आपको? अजैव घटक का भी मैं बता देता हूं। तो अजैव घटक के अंदर कौन आते हैं बेटा? जो भौतिक कारक होते हैं। कौन? भौतिक कारक। वो किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? अजैव घटक के अंतर्गत। कैसे? एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, जैसे जल हो गया, वायु हो गई, वायु हो गई, जल हो गया, मृदा हो गई, खनिज हो गया, इत्यादि। ये सब बेटा किसके एग्जाम्पल है? अजैव घटक के। अब क्वेश्चन देखो, आपको किसका पूछा था? जैव घटक का। ताप, ताप भी बेटा किस में आता है? भौतिक कारक में। ठीक है, तो ताप भी नहीं है, वर्षा भी नहीं है, वर्षा का मतलब जल आ गया ना बेटा। खनिज, खनिज भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? D4 देवी। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जैव घटक को याद कर लो, अजैव घटक को याद कर लो, एग्जामिनर का मन हो वैसे क्वेश्चन पूछे, अपने कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये थी क्वेश्चन नंबर 16 की कहानी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन है,
किस जो सूचनाएं होती है, जो भी अपने माइंड को जो सूचना मिलती है ना, मस्तिष्क को, दिमाग को, ये बात समझ में। तो तंत्रिका कोशिका के किस भाग के द्वारा उपार्जित की जाती है? तो याद रखना, जो हमेशा जो सिग्नल मिलते हैं बेटा, वो जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके द्रुमाकृतिक सिरे के द्वारा। कौन से? द्रुमाकृतिक जो सिरा होता है उसके द्वारा क्या होती है बेटा? सूचनाएं क्या होती है? उपार्जित होती है। आई बात समझ में? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? द्रुमिका। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा? उत्तर हो जाएगा। अब कैसे क्या एक्टिविटी होती है? आपने न्यूरॉन का चित्र तो देखा होगा। द्रुमिका जैसे वो सिंग की तरीके के जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं बेटा द्रुमिका। तो सबसे पहले सिग्नल किसके पास में आएंगे? द्रुमिका के पास में आएंगे। फिर वो क्या करते हैं? रासायनिक क्रिया के द्वारा, जैसे लाइट जाती है ना, करंट जाता है, जैसे अपन स्विच ऑन करते हैं वैसे लाइट जल जाती है, वैसे ही वो जो सूचनाएं होती है ना, वो रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या बोले? विद्युत आवेग के रूप में। किसके रूप में? विद्युत आवेग के रूप में। ध्रुमाकृतिक जो सिरा होता है उन सिग्नलों को विद्युत आवेग की तरह किसके पास में भेज देता है? कोशिका काय के बीच। किसके पास में? कोशिका काय। यह भी तंत्रिका कोशिका का ही भाग है, कोशिका काय। ठीक है। फिर वहां से वो होता हुआ किसके पास में जाता है? एक्सोन के पास में। किसके पास में? एक्सोन। और एक्सोन बोलते हैं बेटा किसको? तंत्रिकाक्ष को। किसको बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष को। फिर यहां से वही सिग्नल किसके पास चले जाते हैं? जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके अंतिम सिरे के पास में। अंतिम सिरे के पास में। फिर वहां से क्या होगा? वो कुछ रासायनिक पदार्थों का क्या करता है? विमोचन करता है, अर्थात रासायनिक पदार्थ बनाता है। वो फिर क्या करते हैं? जो एक तंत्रिका कोशिका होगी उसको दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे के पास में भेज देता है। फिर यही प्रोसेस चलती है। फिर नेक्स्ट में वही चीज होती है। तो याद रखना, जो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान होता है कि नहीं होता? जैसे ये हाथ, ये तंत्रिका है, मान लो एक तंत्रिका ये होगी, तो इसके सिग्नल यहां से आएंगे, तो यहां से ये ज्वाइंट होगी, तो इसके सिरे कहां भेज दिए जाएंगे? इसके पास में सूचनाएं। तो इनके बीच में जो कुछ खाली स्थान है ना बेटा, उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस सिनेप्स को। ये सिनेप्स क्या है बेटा? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान, या क्या बोल दो बेटा इसको? रिक्त स्थान। इनको क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। आई बात? मतलब सिग्नल सबसे पहले किसको मिलेंगे? द्रुमाकृतिक सिरे को। वहां से वो रासायनिक आवेग किसमें? विद्युत आवेग में कन्वर्ट हो जाते हैं और किसके पास में चले जाते हैं? कोशिका काय के बाद। उसके बाद में वो एक्सोन, जिसको तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, उससे होते हुए वो कहां पहुंच जाते हैं? तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे तक पहुंच जाते हैं। फिर वहां से वो क्या करते हैं? कुछ रासायनिक पदार्थों का विमोचन करते हैं और जो नेक्स्ट तंत्रिका कोशिका होती है उसके द्रुमाकृतिक सिरे के पास में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट भेज देते हैं। फिर ये प्रोसेस आगे चलती रहती है। जो भी सिग्नल होते हैं वो अपने आप में पहुंच जाते हैं। तो ये थी कहानी किसकी? तंत्रिका कोशिका। बेटा इसका ध्यान रखना, इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरॉन। कहीं आप लोगों का दिमाग ठिकाने भी नहीं रहता, वहां न्यूरॉन पूछ ले आप, देखो कि न्यूरॉन क्या है, तो तंत्रिका कोशिका को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। आई बात समझो? मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आई बात समझो? तो देखो, डिंब वाहिनी इसको बोलते हैं बेटा फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब। और हिंदी नाम इसका क्या है बेटा? डिंब वाहिनी। ठीक है। आपको पता है जब मादा जनन तंत्र का जो आपने चित्र देखा होगा उसमें ये नाम आता है, तो ये तो इसका भाग है। ठीक है। गर्भाशय ये भी महिलाओं का ही है। योनि ये भी मादा जनन तंत्र का ही है। मादा जनन तंत्र का मतलब बेटा महिलाओं का। ठीक है। तो शुक्राणु वाहिनी, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसका भाग है? नर जनन तंत्र का भाग। किसका भाग है ये? नर जनन तंत्र का। आप सभी बच्चों को मैं बोल देता हूं एक बार कि जितने भी डायग्राम है उनके नाम आप याद रखना। बोर्ड के पेपर में एक सवाल वहां से पक्का डेफिनेटली 100% आएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा बेटा? शुक्राणु वाहिनी। ठीक है। क्यों? क्योंकि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है पूछा है। इसका मतलब 3 भाग थे, एक भाग नहीं था, जो अपन ने इसको फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 कि मानव में नर गुणसूत्र कौन सा होता है? तो बेटा जो मानव में जो नर गुणसूत्र होता है, नर गुणसूत्र होता है वो कौन सा होता है? एक्स और वाई। अभी बताया था एक्स बड़ा होता है तो वाई क्या होता है? छोटा। अब नर गुणसूत्र कौन सा हो गया? एक्स वाई। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी फॉर बेबी। बेबी को क्या है? बेस पसंद है। आई बात समझो? अब वो नर गुणसूत्र पूछ सकता है तो मादा गुणसूत्र भी याद रख लेते हैं। तो नर गुणसूत्र हो गया बेटा एक्स वाई, तो मादा गुणसूत्र कौन सा हो जाएगा? डबल एक्स। कौन सा हो जाएगा?
डबल एक्स। ये कौन सा हो जाएगा मादा गुणसूत्र और ये कौन सा हो गया नर गुणसूत्र। आपके टाइम पे हम स्टूडेंट थे तो उस टाइम पे हमारे भी डाउट कंफ्यूजन आ जाता था। एक्स एक्स और एक्स वाई याद तो रहता था लेकिन एग्जाम टाइम में ये भूल जाते थे कि ये नर का है या मादा का। तो उसको याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूं। देखो इसमें दोनों एक ही प्रकार के हैं, मतलब मैं एक ही बोल दूं, इसमें दोनों अलग अलग प्रकार के। आज की जनरेशन क्या बोलती है, एक लड़के को अगर एक लड़की पसंद आ जाए तो उसका पेट नहीं भरेगा, वो दूसरे की तरफ देखेगा, कोशिश यही करेगा कि मेरे कितने होनी चाहिए, दो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। ये केवल देखो ये वर्ड है मैं केवल आपको समझाने के लिए यूज ले रहा हूं क्योंकि आज के बच्चों की साइकोलॉजी को मैं अच्छे तरीके से रीड कर सकता हूं। जो आपको ये चीजें आपको बताई जाती है कहानी टाइप में वो आपके दिमाग में तुरंत उतर जाती है। आई बात समझ में। तो याद रखना लड़का है एक से काम नहीं चलाता, रखनी पड़ती है एक के अलावा दूसरे की भी सोच वो रखता है। तो दो हो गए ना, तो दो वाला कौन हो जाएगा नर, नर का मतलब पुरुष। वो लड़कियां बोली वाली होती है, एक पे दिल आ गया तो ठीक है, तो बेटा वो एक ही है तो एक का मतलब डबल एक्स वाली कौन सी हो जाएगी मादा हो जाएगी। ठीक है यहां तक। हाँ तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। वही वापस बात वही है, तीन कथन सत्य होंगे एक क्वेश्चन क्या होगा असत्य हो। वही अपने को क्या करना है पहचान। पढ़ते हैं कि मानव में 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ये बात क्या है गलत है। 22 नहीं होते बेटा, कितने होते हैं 23। तो याद रखोगे मानव में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं 23 नहीं 23 जोड़े होते हैं। यहां आपके डाउट आ जाएगा बच्चों ध्यान रखना। 23 जोड़े का मतलब टोटल ओवरऑल कितने हो गए 46 हो गए। आई बात समझ। अब देखो ये 23 जोड़े गुणसूत्र है ना, ये छोटी छोटी बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये 23 जोड़े हैं, इसमें से क्या होता है 22 जोड़े अलग होते हैं और एक जोड़ा अलग होता है। ठीक है, ये 22 जोड़े होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं इनको, या नाम याद रखना अलिंग गुणसूत्र। कौन सा अलिंग गुणसूत्र। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं ऑटोसोम्स। जबकि ये एक जोड़ा होता है वो क्या होता है बेटा लिंग गुणसूत्र। सेक्स क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं। आई बात समझ में। ये कभी भी जोड़े के रूप में नहीं रहता है, पहली बात तो ये 22 तो जोड़े के रूप में रहते हैं। अब जो लिंग का जो निर्धारण होता है बेटा वो एक ही जोड़े के अकॉर्डिंग होता है। आई बात समझ में। तो आपको मैं इसमें अभी इतना ही बताऊंगा, क्यों, क्योंकि अपने को मोस्टली संख्याओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन, ना कि डिटेल में पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में। तो 23 जोड़े थे, 22 जोड़े तो क्या बोलेंगे ऑटोसोम्स, जो इनको क्या बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र। और जो एक जोड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा लिंग गुणसूत्र। यहां तक बात क्लियर है। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए फॉर एश्वर्या राय। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा उत्तर। क्यों, क्योंकि कथन गलत लिखा हुआ था, 22 नहीं कितने जोड़े होने चाहिए 23। याद रखना है। उसके बाद में सरीसृप जैसे कुछ प्राणियों का लिंग निर्धारण ऊष्मायन तापन पर क्या करता है निर्भर करता है। जैसे गोंगे के बारे में मैंने बताया था कि गोंगा अपना लिंग बदल सकता है, उसका लिंग ही फिक्स नहीं है, वो लिंग बदल सकता है। जबकि अपन पैदा हुए थे तो अपना लिंग तो फिक्स था, लड़का है तो लड़का है, लड़की है तो लड़की। जबकि ये जो सरीसृप होते हैं, अब आप बोलोगे कि सरीसृप क्या होते हैं सर, तो सरीसृप होते हैं बेटा जो रेप्टाइल जिनको बोलते हैं, जो रेंग के चलते हैं, जैसे सांप हो गया, ये रेंग कर चलने वाले हैं ना, इनको बोलते हैं सरीसृप। बात समझ में आ गई। तो ये जो सरीसृप होते हैं इनमें कुछ प्राणियों का जो लिंग निर्धारण होता है वो किन के ऊपर होता है ताप के ऊपर, उष्मायन ताप, जो टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग इनका क्या होता है लिंग निर्धारण होता है। आई बात समझ। यहां तक है मेंडल ने अपने प्रयोग किसके पौधे के ऊपर किए थे, मटर के पौधे पर किए थे। ये बात भी क्या है सत्य, ये भी क्या था सत्य, ये चीज मैं पहले बता चुका था। मटर का वैज्ञानिक नाम याद रखना बच्चों, मटर का वैज्ञानिक नाम, तो मटर का वैज्ञानिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है पाइसम सटाइवम। ठीक है, ये होता है मटर का वैज्ञानिक नाम। आगे आगे वाला है कि ये देखो ये क्वेश्चन 2 बार लगातार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि आर आर वाई वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण गोल तथा पीला होगा। अभी मैं बोलूं कि ये कथन भी क्या है सर। अब इसका एक हिंट दे रहा हूं आपको, एक जुगाड़ दे रहा हूं, उसको आपको समझना। एक बार इसको नोट करना क्योंकि मैं इसको डिलीट कर रहा हूं ताकि मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा पाऊं। इसकी बात थी ना आर आर वाई वाई,
ध्यान से सुनना, इसकी बेस्ट शानदार ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको कैपिटल आर दिख जाए तो बेटा जो बीज बनेगा वो कैसा बनेगा? राउंड। राउंड का मतलब होगा गोल। अगर आपको आर नहीं दिख रहा तो वो बीज बन जाएगा झुर्रीदार। कैसा बन जाएगा? झुर्रीदार। अभी एग्जांपल से इसको मैं समझाऊंगा। अगर मेरे को बड़ा वाई दिख रहा है तो जो वो होगा बीज कैसा होगा बेटा? पीला। अगर मेरे को बड़ा वाला वाई नहीं दिख रहा तो जो बीज होगा बेटा वो कैसा होगा? हरा। अब इसके ऊपर आ जाओ कि आर आर वाई वाई। सबसे पहले बड़े आर को देखना है, क्या बड़ा आर दिख रहा है? क्या हो सकता है वो एक हो सकता है वो दोनों हो। आर दिख गया तो बीज कैसा होगा बेटा? गोल होगा। होगा नहीं होगा? तो मेरे को आर दिख रहा था मतलब बीज गोल तो होगा। आई बात समझ में? वाई को मैं देखता हूं, बड़े वाई को ढूंढना है। बड़ा वाई है तो बीज कैसा? पीला। बड़ा वाई नहीं है तो बीज कैसा? हरा। तो क्या मेरे को इसमें बड़ा वाई दिख रहा है? क्या दिख रहा है? इसका मतलब ये क्या हो गया है बेटा? पीला बीज। तो दोनों ही बातें क्या थी? करेक्ट थी। अब देखो समझो, मैं आपके सामने कुछ ऐसा लिख दूं, आर आर वाई वाई। अब पूछू कि बताओ इसमें बड़ा आर है क्या? आप बोलोगे सर नहीं है। तो ये जो बीज होगा वो कैसा होगा? गोल या झुर्रीदार? आप बोलोगे झुर्रीदार। क्यों? क्योंकि कैपिटल आर आपको इसमें नहीं दिख रहा। मैं पूछूं ये येलो मतलब पीला होगा या हरा होगा? आप बोलोगे कि बड़ा भाई दिख रहा है। इसका मतलब ये बीज कौन सा है? पीला। मतलब मैं बोलूं कि ये वाला जो बीज है वो कैसा होगा बेटा? ये मेंडल जब प्रयोग करा था उसकी बात है ये। तो मैं आपको जो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपके सामने लेकर आया हूं और इसकी जो क्या ट्रिक है वो आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि बड़ा आर दिख जाए तो बीज कैसा होगा बेटा? गोल होगा। बड़ा आर नहीं दिखे, छोटे आर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो केवल इतना बोल रहा हूं बड़े वाला जो वर्ड है आर और वाई है तो गोल है, आर नहीं है तो झुर्रीदार है। वाई बड़ा वाला मौजूद है तो पीला है, वाई बड़ा वाला मौजूद नहीं है तो कैसा है? हरा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लू बेटा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब मैं देखूंगा कि यहां डबल आर है लेकिन क्या बड़ा आर है क्या यहां पे? आप बोलोगे सर नहीं है। तो बीज कैसा होगा? झुर्रीदार। वाई को ढूंढता हूं, वाई भी नहीं है तो बीज कैसा होगा? हरा। मतलब इसका जो बीज है वो कैसा होगा बेटा? झुर्रीदार और हरा। ये थे मेंडल का प्रयोग पे निष्कर्ष। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। बेटा वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।